बात है थर्ड इमरजेंसी, जो है 1975 में लगी थी, जो 2 साल तक चली, 1975 से 1977 तक। ये थर्ड इमरजेंसी थी। एक्चुअली हमारे देश में 2 बार और इमरजेंसी लग चुकी थी। वो इमरजेंसी कब लगी थी? एक बार इंडिया चाइना वॉर और एक बार इंडिया पाक वॉर। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर में और इंडिया पाक वॉर में 2 बार हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। एक्चुअली जो इंडिया जो वॉर में इमरजेंसी लगती क्यों है? देखो, जब वॉर में इमरजेंसी लगी तो कुछ क्राइसिस आए। क्राइसिस क्या होंगे? जैसे अभी यूक्रेन में देख रहा होगा आप लोग कि वहाँ पे क्राइसिस, अभी वॉर हो रहा है, कुछ दिन बाद वहाँ बहुत क्राइसिस होगा। अभी सब जब नॉर्मल हो जाएगा तो वहाँ इतना ज़्यादा क्राइसिस होगा कि वहाँ खाने की कमी, लोगों को हर एक चीज़ की कमी हो जाएगी। रहने की जगह नहीं है, ठीक है, शेल्टर की कमी, तो ये सारी चीज़ें की वहाँ पे कमियाँ हो जाएंगी। इसी के लिए 1971 में जेपी नारायण ने वहाँ पे इमरजेंसी लागू करी थी। ठीक है, ये थी 1971 तक। अब आते हैं थर्ड इमरजेंसी, जो है 1975 में लगी, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। ठीक है, किससे कहा? प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली से कहा, तो उन्होंने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। इस इमरजेंसी से हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आए, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रिक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो मेरा टॉपिक था वो था जो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के टाइम जो कुछ नया जोड़ा गया था, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल को, जो नया चैप्टर जो हमारा इमरजेंसी थी, उसको जो 1975 से 1977 तक रही, इसको हमारे इतिहास का डार्क स्पिरिट कहा जाता है। एक्चुअली इसी डार्क स्पिरिट के होने के कारण जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको अपने कर्तव्य का सही पता नहीं है, वो सही अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू करी। उस इमरजेंसी लागू करते ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करे, कुछ लॉज जोड़े। तो उसी में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की अध्यक्षता में उन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एक चैप्टर जोड़ा, जो है चैप्टर 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो आर्टिकल 51A में रखा गया है। अच्छा, आप ये सोचते होंगे कि इसको आर्टिकल 51 में ही क्यों रखा गया है? आर्टिकल 51A में क्यों रखा गया? क्योंकि ये जस्ट डीपीएसपी के बाद आ रहा है। डीपीएसपी क्या थे? वो अधिकार जो राज्यों को प्राप्त थे, वो उनकी इच्छा है करे, ना इच्छा है तो ना करें, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वैसे ही सेम चीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे अधिकार हैं कि हम करें चाहे ना करें, हमें फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में फोर्स किया जा सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो था आज का टॉपिक है, वो है आर्टिकल 51A, जो चैप्टर 4A है, पार्ट 4A में, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जो यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, और सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से? जापान में था। ठीक है, लेकिन हमने लिया कहाँ से? हमने यूएसएसआर से लिया है। फिर देखिए, ये कौन से अमेंडमेंट? सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की 46th अमेंडमेंट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, बाद में एक 86th अमेंडमेंट 2002 में क्या किया? एक और जोड़ दिया गया, जिसमें क्या किएगी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उपलब्ध कराना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य है। इसको जोड़ा गया। कुछ कंडीशन ऐसी थी जिसमें इनको एप्लीकेबल रखा गया। वो कंडीशंस क्या थी? जैसे कि ये है कि वार्निंग अगेंस्ट एंटी स्कूल एक्टिविटीज। मतलब जैसे कि आप क्या थे, ये आपको वार्निंग प्रोवाइड की जाती है कि जैसे कि अब ये थोड़ी ना है कि आप सब कुछ ना ही करें। ठीक है, कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक ये कमेटी का था कि आप कभी भी झंडे का अपमान नहीं कर सकते हैं, या ऐसे कोई चीज, या नेशनल एंथम का अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी, इसको सम्मान देना आपका कर्तव्य है।
ठीक है। इन सभी को कर्तव्य देना, मतलब इनको पूरा करना कि मतलब अब झंडा है, हमारे देश की शान है, तो ये हमारी ड्यूटी है। हम जरूरी नहीं कि आपको फोर्स कराएं उस चीज़ के लिए, तो आपका खुद का कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सम्मान करें, अपने नेशनल एंथम का सम्मान करें, अपनी सरकारी संपत्ति का सम्मान करें, ठीक है। सेकंड आता है जो है वो है रिमाइंडर टू योर ड्यूटीज, ठीक है। अपनी जो कर्तव्य है उनके प्रति निष्ठा रखना, ठीक है। जो आपकी ड्यूटीज है, वही जैसे मैंने बताया कि सरकारी संपत्ति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, तो आपकी खुद की ड्यूटी है। आप अपने देश में कहीं भी जाके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी है। आप ताजमहल जाइए, आप लाल किला जाइए, आप गवर्नर हाउस घूम लीजिए, मतलब आप राष्ट्रपति भवन घूम लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कहीं भी चले जाइए आप, मतलब उनको आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपकी संपत्ति है, लेकिन आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड। अच्छा, किस कंडीशन में इसको फोर्स किया जा सकता है? देखो, पार्लियामेंट चाहे तो आपको फोर्स करवा सकती है, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अगर पार्लियामेंट चाह ले तो आपको फोर्स करवा सकती है। तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट को किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहेगी, देखेगी आप ये चीज गलत कर रहे हैं, तो आपको फोर्स करवा के आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। जो है पार्ट 4A में आर्टिकल 51A है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, ठीक है। यूएसएसआर से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में 42nd अमेंडमेंट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 86th अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के उपलब्ध कराना पेरेंट्स का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये 11 हो गए थे 2002 में, ठीक है। ये कैसे है? पहले A से J तक थे, बाद में ये K जोड़ दिया, K ये वाला ही है 11वां वाला। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।